हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 8वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है पढ़ाया जा रहा है, और ये है कृषि और खेतीहर समाज, यानी एग्रीकल्चर एंड इट्स सोसाइटी। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि भारत में कृषि की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो हम आपको बताए थे दैट कृषि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कृषि का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, फिर कृषि की शुरुआत कब और किस प्रकार हुई, भारत एक कृषि प्रधान देश किस प्रकार कहा जाता है। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार में कृषि के बारे में, यानी एग्रीकल्चर इन बिहार। आज हम लोग बिहार में कृषि के बारे में जितनी भी चीज़ जानना है सबको हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स आज पढ़ना है। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहली चीज कि बिहार में कृषि का क्या महत्व है, दूसरी चीज कि बिहार में निम्न उत्पादकता के क्या कारण है, तीसरी चीज कि बिहार की कृषि जो है ये मानसून के साथ जुआ है, ऐसा क्यों कहा जाता है, और चौथी चीज कि बिहार में फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि बिहार में कृषि का क्या महत्व है भाई। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत में जो परसेंटेज है ऑल ओवर इंडिया, हम बात किए थे लगभग आधी जनसंख्या 49% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन आधी नहीं, बिहार में तो और भी बढ़ जाती है। बिहार की लगभग 2/3 जनसंख्या, बिहार की 2/3 पॉपुलेशन जो है यह कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी ये खेती बाड़ी का कार्य करती है। और खेती बाड़ी ही बिहार के अधिकांश लोगों की, बिहार के मैक्सिमम लोगों के जीवन का आधार जो है, जीवन का आधार कृषि ही है, यानी बेस ऑफ लाइफ कृषि पे ही ये डिपेंड है पूरी तरीके से। अलग अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन करके उसे खाद्य पदार्थ के रूप में उसका यूज करते हैं, साथ ही साथ व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करके उसका व्यवसाय, उसके साथ व्यापार करके अनाजों के साथ और अपनी रोजी रोटी तो चलाते ही हैं, साथ ही साथ राज्य का जो राज्य घरेलू उत्पाद है, जिसको हम जो मतलब बिहार सरकार का जो इनकम है उसमें भी ये अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब देखिए, बिहार में तरह तरह की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में सब्जियों का भी उत्पादन होता है, अलग अलग अनाजों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है, अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता है। दैट मीन्स फाइनली हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लिए कृषि जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, एक दूसरी चीज ये है कि प्राचीन काल से ही बिहार में कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट काफी अधिक हुआ है। प्राचीन काल से बिहार कृषि के मामले में आगे रहा है। कुछ ऐसे फसलों का भी उत्पादन बिहार करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसका अच्छा रैंक भी है। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि इतना अधिक महत्व होने के बावजूद भी बिहार में निम्न उत्पादकता है, क्यों? कहने का मतलब क्या है कि देखिए, इतना अधिक इंपॉर्टेंस है बिहार की एक विशाल जनसंख्या। हमें पता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। मतलब जनसंख्या इसका कम नहीं है, जनसंख्या में तो वैसे उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन डेंसिटी इसी का अधिक है। और इतने विशाल जनसंख्या को बिहार मतलब कृषि ही भोजन उपलब्ध कराता है। कुछ इंडस्ट्रीज है जिसको कच्चा माल प्रोवाइड करता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने के बावजूद भी बिहार के कृषि में लो प्रोडक्टिविटी है, यानी निम्न उत्पादकता है। बिहार फसलों का मतलब उपज तो करता है, फसल बोता तो है, लेकिन उत्पादन उतना बढ़िया नहीं होता है जितना अदर स्टेट्स का होता है। तो आखिर क्या कारण है बिहार में निम्न उत्पादकता के? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में कृषि के निम्न उत्पादकता के कौन कौन से कारण हैं, वे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनके चलते बिहार में फसलों का उत्पादन कम होता है? तो आइए इस चीज को हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण है जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए बोझ।
बिहार की जनसंख्या इतना अधिक बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन, जिसके चलते कृषि योग्य भूमि पे आप सोचिए, सबसे बड़ा समस्या तो ये है, जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ते जाने से हो क्या रहा है कि जो कृषि योग्य भूमि है वहां भी घर बनाया जा रहा है, वहां मतलब मार्केट विकसित किया जा रहा है, या वहां से परिवहन वगैरह की सुविधा कर दी जा रही है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की स्थापना वहां कर दी जा रही है जहां पहले कृषि होता था। तो ये लो प्रोडक्टिविटी का ही रीजन है। तो देखिए ये तो बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के हर एक समस्या का कारण है। तो जब तक जनसंख्या कंट्रोल में नहीं होगा तब तक इन समस्याओं से लड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अब आइए, दूसरा कारण क्या है? अनुपस्थित भू स्वामित्व। अब देखिए, हिंदी का लैंग्वेज थोड़ा ये टफ है, आपको समझ में नहीं आया होगा, भोजपुरी में बोलेंगे तो आप जरूर इसको समझ जाएंगे। बटैया रोपल मालूमे हुई, बटैया के माने का होला? तो वही चीज है यहाँ पे, अनुपस्थित भू स्वामित्व कहने का मतलब जमीन का जो स्वामित्व करने वाला व्यक्ति है वही अनुपस्थित रहता है, वह उपस्थित नहीं रहता। यानी खेती बाड़ी करने का काम जमीन जिसका है, जिसका भूमि है, वो नहीं करता है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से खेती करवाता है। और देखिए, आप सबको पता है कि 1.5 या ऐसा होता है 1/2 एंड 2/3 वगैरह से, जिस तरह का रेशियो पहले से बना लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति का 10 कट्ठा खेत लेकर और हम बो रहे हैं खुद से, और उसमें जितना भी अनाज होगा उस अनाज का हाफ हम उसको दे देंगे, बिकॉज खेत उसका है, खेत का स्वामित्व तो वो कर रहा है, हम केवल बो रहे हैं। या अगर हम चाहेंगे तो इसका 2/3 जो है हम अपने पास रखेंगे, 1/3 उसको देंगे। मतलब अलग अलग जिस प्रकार का एग्रीमेंट बनता है उस तरह से ऐसा करना पड़ता है। लेकिन देखिए, यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे हम ये 10 कट्ठा का खेत बो रहे हैं और 10 कट्ठा अपना खेत है जिसका स्वामित्व हम खुद करते हैं। तो जब दोनों खेत हम बोएंगे ना, तो दोनों में डिफरेंस हम खुद से उत्पन्न कर देंगे। ऐसा होता है स्वाभाविक रूप से। देखिए, इसलिए बिकॉज यहाँ जो प्रोडक्शन होगा इसमें कौन सब अपना होने वाला है? आधा ही ना अपना होगा, आधा तो उसी को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें अधिक उत्पादन होना चाहिए, बिकॉज टोटल सारा का सारा हमारा होगा उपज इसका। अगर नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होता है, खाद वगैरह, उसका यूज करना हो तो इसमें हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ से लेना है। ये सब का सब मेरा होगा, यहाँ कम भी होगा तो काम चलेगा। तो ऐसा थिंकिंग या फिर यह अनुपस्थित भू स्वामित्व हम कह सकते हैं कि कृषि में निम्न उत्पादकता का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगली चीज, सिंचाई की कमी। बिहार में सिंचाई की काफ़ी अभाव। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ वर्षा जो है कभी किसी वर्ष अधिक हो जाती है, किसी वर्ष बहुत कम होती है, किसी वर्ष सुखाड़, किसी वर्ष बाढ़, अलग अलग मतलब यहाँ पे समस्याएं रहती है। और फिर सिंचाई का अभाव है, नहर वगैरह का डेवलपमेंट उतना अधिक से नहीं हो पाया है, परियोजनाएं उतने अच्छा तरीका से डेवलप नहीं करी गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंचाई की कमी भी यहाँ की निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण है। और देखिए, आप सोचिए, जनसंख्या बढ़ने का एक और नतीजा यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप सोचिए कि कोई खेत मान लीजिए 20 कट्ठा का है, अच्छा है, बड़ा खेत है, तो अगर बड़ा खेत को हम एक साथ बोए तो अधिक प्रोडक्टिविटी होती है और प्रॉफिट भी अधिक होता है। लेकिन मालूम चला कि जिस व्यक्ति का खेत है उस व्यक्ति का 4 पुत्र है, 4 जना सवांग बालो। तो फिर होगा क्या? इसको वो 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 5 कट्ठा एक व्यक्ति को मिला। अब आप सोचिए कि पिताजी से महान ये पुत्र है, पिताजी के तो 4 ही पुत्र थे, लेकिन इस पुत्र के जो अगला पुत्र होने की जनरेशन आया वो मालूम चला कि अब इसका 5 पुत्र हो गया। तो फिर क्या होगा? अब सबको एक एक कट्ठा जमीन मिलेगा। अब कहीं ये वाला जो अंतिम पीढ़ी है कहीं इन लोग से भी आगे निकल गया, अगर 6-7 पुत्र इसके होते गए तब तो और समस्या होगी। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि जनसंख्या आप जितना ही अधिक इंक्रीज करोगे, खेतों का आकार उतना छोटा होना ही है। खेतों का छोटा आकार, बिखरे हुए खेत, कोई इधर उधर पूरा पड़ा है, जिसके चलते प्रोडक्शन में कमी आई है। अब देखिए, यहाँ एक और चीज़ यहाँ देख रहे हैं हम कि अपर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग, जो केमिकली फर्टिलाइजर्स का यूज करा जाता है, उसका जो है मतलब बिहार में एनफ मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कोई इसका यूज बहुत कम करेगा, कोई करेगा नहीं, कोई करेगा तो बहुत ज़्यादा कर देगा। तो ये कारण है
लो प्रोडक्टिविटी का। लास्ट चीज, खेतों के पुराने ढंग और उत्तम बीज की कमी। देखिए, पुराने ढंग से आज भी बिहार में खेती की जाती है, नए तकनीक अपनाने चाहिए, नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पे हमें खेती बाड़ी करने की आवश्यकता है, और फिर उत्तम किस्म के बीज का यूज करना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, बिहार के लोग क्या करते हैं, जो जैसे मकई का खेती करना है तो उत्तम कोटि का बीज नहीं खरीदेंगे कि कोई काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, उसमें बहुत सारे जो है गुण उस बीज में है, उसको बोए ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो। नहीं, बेरिया में जौन धैल हुआ वह बीवा निकाल के छींट दिया हो, ऐसे होता है ना। तो ऐसे बीज हम लोग देते हैं खेत में जो उतना उत्तम कोटि का नहीं होता, जिसके चलते उत्पादन भी कम होता है। क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए हम आपको समझाते हैं दैट बिहार की कृषि जो है ये कहा जाता है कि मॉनसून के साथ जुआ है। किस प्रकार, इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको समझना ये है कि जैसा कि आप सबको पता ही है कि अगर हम बात करेंगे उत्तरी बिहार की, तो ये लगभग प्रत्येक साल बाढ़ से ग्रसित रहता है। अगर हम बात करेंगे दक्षिणी बिहार की, तो ये लगभग प्रत्येक साल सुखाड़ से ग्रसित रहता है। और बिहार की कृषि जो है ये पूरी तरीके से कहीं का भी कृषि उसके जलवायु पे डिपेंड रहता है, और हमारे यहाँ की जलवायु जो है ये मानसूनी है। मानसूनी कहने का मतलब ये है कि मानसून के आधार पे यहाँ की कृषि करी जाती है। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ष होता क्या है कि कोई ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में वर्षा जो है काफ़ी अधिक हो गया, तो जब वर्षा बहुत अधिक हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि जब बाढ़ की स्थिति आ जाएगा, तो इस स्थिति में होगा क्या कि फसल जो है ये डूब जाता है। ठीक है। और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो किसी वर्ष अगर वर्षा हो ही नहीं या वर्षा हो काफ़ी कम हो तो सुखाड़ की स्थिति आ गया, और इस स्थिति में फसल सूख जाती है। तो कहीं से भी बन नहीं रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ अगर वर्षा अधिक हुआ तो फसल डूब गया, दूसरी तरफ अगर वर्षा कम हुआ तो फसल सूख गया, और ऐसा बहुत कम ही होता है कि वर्षा संतुलित मात्रा में हो। बिहार की बात बताया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार की जो कृषि है ये मॉनसून के साथ जुआ है। मतलब एक जुआ खेलने के समान है कि अगर भाग साथ दे दिया तो उत्पादन अधिक होगा, नहीं दिया तो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मानसून ठीक ठाक रहा तो बिहार के किसानों को प्रॉफिट अच्छा होगा, और अगर मानसून ठीक ठाक नहीं रहा तो फिर बिहार के किसानों को लॉस अधिक होगा। आए समझ में। अब आइए हम आपको बताते हैं दैट बिहार में उत्पादन की जाने वाली जो फसलें हैं उसको हम मौसम के आधार पे, कटाई और बुआई के आधार पे कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, बिहार में निम्नलिखित 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इसको एक टेबल के माध्यम से हम समझा देते हैं। फसलों में सबसे पहले भदई फसल है, अगहनी फसल है, रबी फसल है और गर्मा फसलें हैं। इसमें भदई फसल जो है ये मई और जून के महीने में बोया जाता है, यानी इसको बोने का समय यह है और इसको काटने का समय है अगस्त एंड सितंबर। और फिर देखिए यहाँ नाम जो पड़ा है भदई, ये जो हमारे महीना का नाम होता है भादो, उसी पे पड़ा है, और ये कटाई जिस समय काटा जाता है ना उसके अनुसार इसका नाम पड़ा है। तो अगस्त सितंबर में ये महीना होता है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। और इसका मुख्य फसल मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, जूट, उड़द, सनई, ऐसा ये जो है बिहार में उपजाई जाने वाली प्रमुख भदई फसलें हैं। अगहनी फसल जुलाई और अगस्त में इसकी बुआई होगा, नवंबर दिसंबर में कटाई होगा, और इसमें धान, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन, ये सारे फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं हम रबी फसल का। तो ये रबी फसल जो है जनरली ठंडे के मौसम में इसकी बुआई, ठंडे के मौसम में ये तैयार होता है, मतलब ये बढ़ता है, इसमें वृद्धि होता है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर देंगे, और जो वसंत ऋतु लगभग आता है मार्च अप्रैल का महीना, उसमें इसकी कटाई होती है। और देखिए इसमें मुख्यतः गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, खेसारी, मसूर और अरहर ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। और लास्ट है गर्मा फसल।
इसका मतलब ये गर्मी के मौसम में तैयार होता है। गर्मा फसल जो है मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा जून और जुलाई में काट लिया जाता है और ये वैसे क्षेत्र में ही संभव है जहाँ पे सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। सिंचाई के बल पर धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, सब्जी या अन्य प्याज वगैरह का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे गर्मा फसल के रूप में किया जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि फसलों के प्रकृति के आधार पर, यानी नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्रॉप्स, उसके आधार पे हम फसलों को कितने भाग में बांट सकते हैं। तो देखिए बिहार में उनके फसलों की प्रकृति के आधार पे उसे निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप्स। इसमें मतलब वैसे फसल का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है जो जनरली हम लोग अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन या तिलहन फसलें। फिर दूसरा व्यवसायिक या नकदी फसलें यानी कॉमर्शियल जो क्रॉप हम इसको बोलते हैं, या मतलब इस ऐसे फसलों का उत्पादन जो है हम बिजनेस के पर्पज से करते हैं, यानी उसको अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे, जो उसमें से अपने सेल्फ मतलब यूज़ के लायक होगा उसको यूज करेंगे और बाकी जो होगा उसको हम व्यापार उसका कर देंगे, उसको बेच देंगे हम। तो ऐसे फसलों को हम कॉमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे गन्ना, अब सोचिए गन्ना का उत्पादन अगर कोई कर रहा है तो सारा गन्ना तो यूज कर नहीं लेगा, उससे जो प्रोडक्ट्स बनाएगा उसको सेल करेगा वो। तो देखिए गन्ना हुआ, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन, मिर्च, मसाले, ये सारे जो फसलें हैं ये व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरा है पेय फसलें यानी बेवरेज क्रॉप्स, और इसमें जनरली भारत में तो कॉफ़ी का भी उत्पादन होता है लेकिन बिहार में केवल चाय का उत्पादन होता है। ये भी पहले नहीं होता था, अब किशनगंज जो है चाय का उत्पादन कर रहा है। किशनगंज बिहार का एक जिला है। चौथा है रेशेदार फसलें यानी फाइब्रस क्रॉप, और इसमें कपास, जूट, रेशम ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे रेशे का निर्माण होता है और इससे कपड़ा बुना जाता है। फिर पांचवा है फल यानी फ्रूट्स, और इसके अंतर्गत आम, केला, लीची, अमरूद ऐसे फलों का उत्पादन बिहार में होता है। आपको एक चीज़ याद रखना है, बिहार में ये जो केला का उत्पादन है यह सबसे अधिक हाजीपुर में होता है और यहाँ का जो केला है ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के काम में भी आता है। और लीची का उत्पादन करने के लिए, शाही लीची के उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर जो है फेमस है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करता है। मसालों की अगर बात किया जाए स्पाइस का, तो इसमें जो है ये लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी, ये सारे जो हैं ये मसाले का उदाहरण है जिसका उत्पादन बिहार में किया जाता है। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएं बिहार में कृषि के बारे में जनरली, और इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रमुख फसल धान, गेहूं और मकई, 3 फसलों के बारे में बताएंगे जिसमें हम आपको चर्चा करने वाले हैं कि इसके लिए कौन कौन सी उपयुक्त दशाओं का होना आवश्यक है, यानी इसका अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है।